नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के जो प्रश्न आज हम करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों एक क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? नाटक में भाग लेना, नाटक देखना, नाटक पढ़ना, नाटक सुनना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नाटक में भाग लेना। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटक में भाग लेना। नाटक में भाग लेना या अभिनय करना मौखिक अभिव्यक्ति का प्रकार है। अभिनय के माध्यम से भाग लेने वाला पात्र स्थिति तथा चरित्र के अनुरूप संवाद का प्रयोग करता है। इस प्रकार अभिनय के माध्यम से छात्र भावों की उचित अभिव्यक्ति करना सीख लेता है। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देता है, आवश्यक सामग्री है, साधन है, बाधक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा साधन है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्यामपट्ट के बिना हिंदी शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदी शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल करने आदि में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती हो। बी ऑप्शन में है जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। सी ऑप्शन में है जहाँ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। और डी ऑप्शन में है केवल विद्यालय में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र माहौल में बच्चों को भाषा सीखने में अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि स्वतंत्र माहौल बालकों को भाषा प्रयोग हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारा जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हस्तोत्साहित करना। सी ऑप्शन में है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। और डी ऑप्शन में है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, निज अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीकों के अंतर्गत प्रश्न पूछना, प्रक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना तथा वर्णन करना सम्मिलित होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे?
सभी छात्रों को सजा देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे, प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपनी पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि छात्र शिक्षक के पढ़ाए गए विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि शिक्षक जिस विधि से पढ़ा रहा है बच्चे उससे समझने में असहज महसूस करते हैं। ऐसे में शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन करना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं। बी ऑप्शन में पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। सी ऑप्शन में है छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, यानी तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देकर हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इससे विद्यार्थी में भाषाई तुलनात्मक क्षमता का विकास होता है तथा भाषाई कौशल भी समृद्ध होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब दोस्तों 9 से 16 तक के प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करिए। ये दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश का पहला पार्ट है ये, अभी एक और पार्ट आएगा गद्यांश का आगे। दूसरा पार्ट ये दोस्तों गद्यांश का है, इसको पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों आइए प्रश्नों पर चलते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, लाहुली किसे कहा गया है। लाहुल के निवासियों को, हिमाचल प्रदेश के निवासियों को, पहाड़ी लोगों को, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लाहुल के निवासियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाहुल और स्पीति के आपस में जुड़ने का माध्यम है टेलीविज़न, मोबाइल, वायरलेस सेट, यह सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा लाहुली का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए होता है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहा है। तो यहाँ पर हमारा वायरलेस सेट यानी सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लाहुली स्पीति का भूगोल अलंघ्य क्यों है। क्योंकि केलंग का बादशाह खतरनाक है, क्योंकि काजा का सूबेदार किसी से नहीं डरता, क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लाहुली स्पीति का भूगोल अलंघ्य है क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अप्रतिकार का अर्थ है एकता का अभाव, प्रतिरोध करना, बदला नहीं लेना, प्रतिरोध के लिए उत्सुक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेना, और यहाँ पर अप्रतिहार है तो अप्रतिहार का हो जाएगा बदला नहीं लेना।
तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु की चर्चा नहीं की गई है? शीत, बसंत, ग्रीष्म, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु का वर्णन नहीं किया गया है गद्यांश में। आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, असंभव शब्द में समास है? बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो असंभव शब्द में अवयवी भाव समास है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंग का तात्पर्य है जिसे लांघा नहीं जा सके? अलग थलग, अलग, अलगाव। तो यहाँ पर अलंग शब्द का तात्पर्य जिसे लांघा नहीं जा सके, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्फीति की स्थायीता और इसके संहार का कारण है? स्फीति वासियों का शांति प्रिय होना, स्फीति का भूगोल, स्फीति का शानदार इतिहास, स्फीति का वैभव। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्फीति के स्थायीता और इसके संहार का कारण स्फीति का भूगोल है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। जब गद्यांश दोस्तों पढ़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं, अब आगे के प्रश्न आएंगे। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म हैं, अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न आए हैं। अब ये कविता आई है, इसको आप पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पढ़ लीजिए। अब दोस्तों पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पद्यांश में प्रस्तुत शब्द अधबनी का अर्थ क्या है? आधी जली हुई, अपूर्ण, कोरी कल्पना, सौंदर्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अधबनी शब्द अध प्लस बनी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आधा बना हुआ अर्थात अपूर्ण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है? शरीर की, सृजन की, स्वरूप की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सृजन की थकान तू भूल जा देवता में कवि सृजनात्मकता को सृजन से थकी हुई को भूलने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कवि ने किसकी नींव के पते की बात की? यहाँ पर दोस्तों नींव लिख गया है, नींव है, यहाँ पर नींव होगा। सृजन, स्वर्ग, चांदनी, अधबनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कवि कहना चाहता है कि सृजन की थकान को भूलकर कार्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्वर्ग की नींव का भी पता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, धरा कैसी अवस्था में पड़ी हुई है? सौंदर्य युक्त, आधी जली हुई, सुरभि में सनी हुई, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पद्यांश में दोस्तों धरा को अधबना बताया गया है, और अधबना इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।